नमस्कार. मी सायली मुतालिक, सातारा, डायरेक्टर उद्यम विप्र. उद्यम विप्र ही आम्ही एक 8 ते 10 महिन्यापूर्वी ब्राह्मण उद्योजकांसाठी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन सुरू केली. त्याच्यामध्ये उद्देश असा आहे की जे ब्राह्मण उद्योजक आहेत ऑल ओव्हर इंडिया, त्यांचे बिझनेस नव्याने सुरू व्हावेत आणि जे सुरू आहेत त्याची अजून ग्रोथ व्हावी. मग या दृष्टीने काय काय करता येईल की विविध मार्गदर्शन करणाऱ्या तज्ज्ञ लोकांची वेगवेगळी लेक्चर्स घेणं, किंवा आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप केलाय. फेसबुकला तुम्ही जवळजवळ 2000 लोक आत्ताशी सुरुवात झाली आहे, पण तरी 2000 लोक आता फेसबुक ग्रुपला आता उद्यम विप्रच्या आहेत. सो विविध गोष्टींमुळे जेणेकरून आपण सर्व एकमेकांना कशा प्रकारे मदत करू शकू, बिझनेसमध्ये एकमेकांना कुठला सल्ला चांगला देऊ शकू आणि अवघे धरू सुपंथ या पद्धतीने एकत्र वाटचाल कसे करू शकू, अशा पद्धतीने उद्यम विप्रचा आपला हा मानस आहे सुरू करण्याचा. उद्यम विप्र सुरू करताना एक डोक्यात अशी कल्पना होती की आपण कुठल्याही प्रकारच्या फीज चार्ज करणार नाही, कारण ब्राह्मण उद्योजकांसाठी आपण सुरू केलेले हे सामाजिक कार्य आहे आणि हे कार्य करत असताना सगळ्यांनी चांगलं इंटरॅक्शन व्हावं, विविध चांगल्या गोष्टींचं आदान प्रदान व्हावं अशी एक इच्छा मनात असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या फीज ठेवलेल्या नाहीत. आणि उद्यम विप्रमध्ये आपण वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेणार आहोत. त्यात ऍक्च्युली बरेच कार्यक्रम ऑफलाईन चालू आहेत, पण ऑनलाईन एक कार्यक्रम घेण्यासाठी आपण विप्र विदुषी हे एक पहिला कार्यक्रम इनिशिएटिव्ह घ्यावं असं एक मनात आलं आणि त्याचाच पहिलं पुष्प आपण गुंफणार आहोत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे विदुषीचा अर्थ म्हणजे अत्यंत बुद्धिमान स्त्री. संस्कृत शब्द आहे विदुषी हा. सो अत्यंत विद्वान स्त्री. आता विद्वान स्त्री इज अ रिलेटिव्ह टर्म. कुठल्या कुठल्या विविध गोष्टींमध्ये एखादी स्त्री पारंगत असू शकते आणि अशा विप्र विदुषींचा आपल्या इथे सन्मान करायचा, त्यांना आपल्या स्टेजवर बोलवायचं, त्यांचे अनुभवाचे बोल आपण ऐकायचे आणि आपल्या सर्वांना यातनं काय शिदोरी घरी घेऊन जाता येईल हे प्रत्येकाने आपापलं ठरवायचं. आणि हा मानस ठरवला, बऱ्याच जणांशी बोलून दाखवलं आणि त्याच्यामध्ये माझी अशी इच्छा होती की खूप मोठ्या महिला आपल्याकडे याव्यात आणि त्यांनी त्यांचे अनुभव सांगावेत. हे तर आपण करतोच, सगळीकडे बघत असतो, युट्यूबवर आपल्याला ऍट हँड मिळतं, व्हॉट्सअपवर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी समजत असतात. पण आपल्यातलीच एखादी महिला आपल्यासारखी, मी एक साधी उद्योजिका आहे, तुम्ही सगळ्या जणी आहात किंवा आपले मित्र पण आहेत, आपल्यासारख्याच आपल्यातल्याच एक विप्र आहेत, मैत्रीण आहे आपली आणि त्या आता छानपैकी विदुषी झालेल्या आहेत. तर अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या विप्र विदुषींची गाठ तुमच्याशी घालून द्यावी, त्यांच्या कार्यप्रवास आपण ऐकावा, त्यांच्याशी गप्पा माराव्यात, हा आपला विप्र विदुषीचा एक मानस आहे म्हणायला हरकत नाही. दर महिन्याला आपण अशी एक मुलाखत घेणार आहोत. 12 महिन्याच्या 12 मुलाखती ऐकायला तुम्हाला नक्कीच आवडतील. तर त्याचाच पहिलं पुष्प विप्र विदुषीचं आहे. आणि उद्यम विप्रच्याच आपल्या मेंबर मंजुषा केळकर मॅडम पुण्याच्या आहेत. तर त्या आपल्या आजच्या ज्या गेस्ट आहेत, ज्या अतिथी आहेत, ज्या विप्र विदुषी आहेत, स्मिता सहस्त्रबुद्धे यांची मुलाखत घेणार आहेत. तर मला वाटतं आता मी जास्त बोलण्यात वेळ दवडत नाही. ओव्हर टू मंजुषा मॅडम, प्लीज. थँक्यू. Namaskar. Shubham Bhavatu. Today we are going to present a unique program, as you have understood from Sailitai. She has very well explained the meaning of what a Vidushi means. And all of us know that it's a Sanskrit word. And why Sanskrit? Because we all have been connected to this language, through this language, being Vipras. And when we say that we are all Vipras, the connecting language is Deva Bhasha Sanskrit. And apart from that, we are starting this particular unique program in a language which is understood by most of us, because there should not be any language barrier.
and therefore the today's conversation will happen in Hindi. And for that, I welcome all of you, all over the world rather, to listen to this program, participate, and after participating, let us know through your comments and through different mediums what you would like to have next, because that makes a lot of difference. So again, namaskaram. I am Manjusha Kelkar. I am a career counselor, I'm an educationist, and I'm a life coach. For past 30 years almost, I'm in the field of education. So नमस्ते, आप सभी का अभिवादन है। और आप सब आज यहाँ पर जिनको सुनने के लिए आए हैं उनको डेफिनेटली मैं बुलाना ही चाहूंगी, लेकिन उसके पहले जैसा कि मैंने कहा कि मैं शिक्षण इस क्षेत्र में काफी समय से हूँ, करियर काउंसलिंग करती हूँ और उसके अलावा अब एक लाइफ कोच भी हूँ। तो आइए आप सबकी मदद से मैं आज की अपनी विदुषी को बुलाना चाहूंगी। नमस्ते स्मिता जी। स्मिता दीदी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज का ये जो कार्यक्रम है अपना विप्र विदुषी, ये कार्यक्रम हमने जब शुरू किया तो स्मिता दीदी से बात करते हुए उनके कुछ एक ऐसे अनछुए पहलू हमारे सामने आए कि जिसको देखकर हमें ऐसा लगा कि विदुषी ये जो टाइटल है ये बड़ा एप्ट है आपके लिए। तो उस अनुसार हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं और आपका बहुत बहुत अभिवादन है। और इस निमित्त मैं सभी से इनका परिचय करके देना चाहती हूँ। स्मिता जी का जन्म पूर्वाश्रम ऐसा एक कहने का प्रघात है, तो ये नंदिनी केलकर हैं जो मंडलेश्वर की हैं। मंडलेश्वर में इनका जन्म हुआ, उस वक्त घर में ही जन्म हुआ करते थे, हॉस्पिटल में नहीं, तो उस तरह से इनका जन्म मंडलेश्वर में हुआ। इनके माताजी पिताजी दोनों काफी शिक्षित सुसंस्कृत परिवारों से आते थे और महेश्वर के पास में ये गांव, कस्बा, शहर, डिस्ट्रिक्ट उस वक्त सब कुछ हुआ करता था, वहां इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इनके पिताजी की स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होने के कारण इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग कस्बों, गांवों, शहरों में हुई, जिनमें नरसिंहपुर है, धार है, इंदौर है, मंडलेश्वर खुद है। और इसके बाद जैसा कि एक हर स्त्री के जीवन में पड़ाव आता है जिसको हम शादी कहते हैं, उसके बाद भी इनके मिस्टर जो हैं वो बैंक में नौकरी करने के कारण ये उसके बाद भी काफी घूमी। इनकी पहली पोस्टिंग जो थी जहां ये शादी करके गई वो सिद्धपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, और उसके बाद इनका जो सफर है वो इंदौर, सागर होते हुए वाशी, मुंबई के सबर्ब में होकर और अंततोगत्वा अब ये पुणे के चिंचवड़ में स्थायी है। तो स्मिता जी, ये आपका मैंने एक थोड़े से अंतराल में या थोड़े से शब्दों में परिचय दिया। इसके अलावा ये शिक्षा दीक्षा में इन्होंने MSc ज़ूलॉजी किया हुआ है उस वक्त, और उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया वो हम इन्हीं के मुंह से जरूर जानना चाहेंगे। तो स्मिता जी, कैसा रहा आपका ये प्रवास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ज्यादातर जानकारी तो आपने दे दी है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा शिक्षा कहाँ तक हुई है, ये सब जानकारी तो सबको है। पर एक स्त्री की जब शादी होती है तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। वो किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की भाभी होती है, और उसके बाद उसके जीवन में जो बदलाव होते हैं उसके साथ हर स्त्री को जाना पड़ता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसी हिसाब से जनरल जैसे सब स्त्रियों का होता है वैसे मुझे भी अपने जीवन में बदलाव करना पड़ा। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक हर स्टेज पे जाके बोलती थी कि नहीं नहीं, स्त्री को बिल्कुल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। लेकिन शादी के बाद वो सब मैंने अपने इरादे जो थे वो अंदर दबा के रख दिए और देख लिया कि दुनिया के साथ चलना है, घर वालों के साथ चलना है, तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और उस दृष्टि से मैंने एडजस्टमेंट किया। बदली की नौकरी थी हस्बैंड की, तो मैं जॉब नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अलग अलग जगह अलग अलग काम करने की कोशिश की। हालांकि मैं किसी भी काम को पूरी तरह नहीं कर पाई, संतुष्टि नहीं है वो भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टार्ट किया, थोड़ा सीखा, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुछ स्टार्ट किया, ऐसा करना पड़ा। पर फिर भी मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया जिंदगी।
जी 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 दीदी। तो इसी के साथ एक और याद जो आपने शेयर की थी वो थी एक छोटे साइज की भगवत गीता लिखने की। मुझे बड़ी उत्सुकता है कि वो कैसे हुआ, और आपकी जिद या आपको किसी भी काम को करने की जो परसिस्टेंस है वो उससे दिखाई देती है। तो क्या वाकया था वो? हमारे घर में किसी पूर्वज ने लिखी होगी 6-7 पीढ़ी पुरानी एक छोटी सी गीता थी, हस्तलिखित, और जी वो एक पीतल की डब्बी में रखी हुई थी। तो मालूम नहीं था कि उसके अंदर गीता है। रोज पूजा होती थी, कोई दूसरा ही करता था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे पूजा करनी पड़ी, और मैंने हर जैसे सब भगवानों को नहलाया वैसे उस गीता को भी नहला दिया। तो उसके अंदर पानी चला गया और वो गीता खराब हो गई। तो उसके पहले भी कई लोगों ने नहलाया होगा, लेकिन मैं आखिरी व्यक्ति थी जिसकी वजह से वो खराब हुई, ऐसा हुआ। तो हमारी माता जी ने कहा कि अभी ये गीता आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपके ही वजह से खराब हुई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गर्मी की छुट्टियां आएंगी तब लिखेंगे। थोड़ा सा टाल भी दिया, पर माँ तो थी, वो मानने वाली नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 1 महीने में पूरा करते हैं। तो फिर वो काम चालू किया, और 1 महीने में मैंने एकदम स्मॉल साइज की गीता जो है वो लिखी। और उसमें वो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है उससे भी छोटी है, आप देख सकते हैं। और उसको हम पढ़ सकते हैं, अक्षर बारीक है लेकिन उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी गीता 1 महीने में मैंने लिख के पूरी की। जी। तो इससे आपका ये जो परसिस्टेंस है कि किसी भी काम को करने के लिए जो लगता है, जो अंदर से एक मोटिवेशन आजकल की भाषा में बोलते हैं, या फिर किसी ने कहा है कि नहीं तुम्हारी वजह से करवाए, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। सो इसको चैलेंज की तरह आपने लिया कि हाँ कोई और लिख सकता है तो मैं भी लिख सकती हूँ। और यही शायद आपके जीवन में एक वाक्य है कि कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और इसी को लेकर आप आपकी आगे की जो जीवन प्रवास है उसको हर टप्पे पर, हर जगह पर मैंने इस चीज को देखा है। तो दीदी उसके बाद आप शादी करने के बाद सिद्धपुर गई। आपका बेटा उसका जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद मुझे किस्से याद हैं कि जब आपके बेटे का नाम अमोल है और बेटी का नाम कृपा है, जो दोनों कनाडा में सेटल्ड हैं अब। लेकिन हम मजाक में कहते हैं, या अमोल भी शेयर करता था कि मम्मी कभी भी पंखा नहीं लगाने देती थी पढ़ते समय। आईआईटी में जाना है, पढ़ाई करनी है, टॉप 1000 रैंक में अगर आना है तो पसीना तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसे पंखे वंखे लगा के पढ़ाइयां नहीं हुआ करती। तो मेरे ख्याल से कि उस आपकी जो खुद की पढ़ाई है उसकी वजह से आप बच्चों को भी काफी अच्छी तरह से शिक्षित कर पाए। तो इसमें आपका क्या ख्याल है या आपके क्या मत हैं कि एक स्त्री को, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि पुरुष या जो भी कोई होता है, वो जब हम पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ ये लड़की आ गई, ये सीट ले ली इसने, आगे जाके पता नहीं क्या करने वाली है, फालतू एक सीट बर्बाद हो गई। तो इस पर्टिकुलर मत की वजह से या इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मेरा भी यही मत था कि एक सीट मैंने ले ली और उसका कुछ उपयोग नहीं किया शिक्षा का। कुछ दिनों तक ऐसे लगता रहा मन में फ्रस्ट्रेशन। पर फिर बाद में सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जिद, एक जुनून जिसे कहिए, जिद तो हम बुरे इसमें लेते हैं, लेकिन जुनून जो है वो अच्छा शब्द है इसके लिए, कि किसी बात के लिए अगर जुनून है तो आदमी उसको पूरा करता है। तो बच्चों में भी यही मैंने देखा कि नहीं, अगर ये चीज पसंद है तो इसके लिए जी जान से जुट जाओ। चॉइस तुम्हारा है, कौन सा सब्जेक्ट लेना, क्या करना। अब उसके बाद मेहनत करनी तो तुम्हें ही है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो मेरे जिंदगी में मैंने लिया वो बच्चों को भी दिया, ट्राई किया। और मेरी जो पढ़ाई है वो बाद में मेरे काम आई डेफिनेटली। वो एक मेरे लिए एक आधार था जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और मैं किसी भी क्षेत्र में मुझे ये लगा कि मैं अगर पैर रखूंगी तो कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास शिक्षा से आता है, और इसलिए हर स्त्री को, चाहे वह जॉब करे या न करे, उसको शिक्षित अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी जी। तो ये जो आपने गीता बताई थी उसका डायमेंशन है 2.1 इंचेस इसकी लेंथ है, और 1.6 इंचेस इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट जो है वो 1/2 इंच है। और इसमें पूरी गीता इन्होंने लिखी है। जस्ट डायमेंशन शेयर करना चाहती थी मैं कि कितनी छोटी है, उसका जस्ट अंदाज आने के लिए। इसके बाद दीदी आप इंदौर शिफ्ट हुए, और ये जो दरमियान था या सिद्धपुर में आपने काफी कुछ पढ़ा जो आपका छूट गया था या नहीं पढ़ पाए थे आप अपनी एमएससी की पढ़ाई के कारण, वो सारे अवान्तर या ललित लेखन जिसको कहते हैं उसमें आपने काफी रुचि ली, उसमें उसको आपने पढ़ा। 1 साल के भीतर ही आपका बेटा हुआ।
और उसके बाद आप जब शिफ्ट हुए इंदौर, उसके बाद आपने वो कौन सी विधा अपनाई, वो कौन सा शौक अपनाया? क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि आप जब पढ़ रहे थे तो माँ कहा करती थी कि बेटा सिलाई वगैरह सीख लो, लड़कियों के लिए जरूरी होती है। तो आप कहते थे मैं कभी नहीं करने वाली सिलाई विलाई, मैं तो नौकरी करने वाली हूँ। लेकिन शायद बाद में जाके क्या आपको वो करना पड़ा या आपने खुशी से किया, कैसा रहा वो? हाँ, ये बात तो सच है कि मैं सिलाई, मेरा पहला प्रेफरेंस कभी भी नहीं था। मैं चाहती ही नहीं थी सिलाई करना। लेकिन शादी के बाद फिर मुझे लगा कि जब भी नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। फिर अपने घर का माहौल देखने के बाद पता चला कि मेरी जो सास है वो सब चीजों में एक्सपर्ट है, सिलाई में स्पेशली। और अगर मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनसे, तो क्यों ना मैं वही काम करूँ जो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इनसे थोड़ा सीखते हैं। फिर मैंने एक टेलर से फुल टेलरिंग का जितना मैं सीख सकती थी सीखा। अलग अलग तरह के फ्रॉक्स के डिजाइन, सब ब्लाउज वगैरह सब सीखा, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के शर्ट्स भी सिले। तो ये सब सीखने के बाद फिर मैंने थोड़ा घर में सिलाई करना चालू किया। और जो मैं कभी नहीं कर सकती थी ऐसा मुझे लग रहा था, वो मैंने इंटरेस्ट के साथ किया। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम चाहें तो हम जो हमें चीज नापसंद है उसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी हम अच्छे से काम कर सकते एक जुनून होना चाहिए, जैसा आपने कहा कि जिद नहीं जुनून होना चाहिए। तो ये आपके कुछ एग्जिबिट्स हैं, बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी की है आपने, अपनी नातिन के लिए फ्रॉक भी सिलाया है जो कनाडा जाता है, और बार बार वो डोलते डोलते वहां से फोटो निकाल के भेजती है कि मेरी दादी ने सिला है। तो ये बहुत एक कला है आपके हाथ में, और कुछ भी चीज को करने का एक जुनून है, और उसके अल्टीमेट तक पहुंचने की इच्छा है। जैसे छोटा मोटा कुछ तो कर लिया, करके देखते हैं, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो करना है उसको पूरे अंततोगत्वा उसके अल्टीमेट तक, और आप अपना बेंचमार्क खुद सेट करते हैं। ऐसे नहीं कि उसके जैसे करना है, इसके जैसे करना है। मैं मेरे जैसी हूं और मैंने अपना बेंचमार्क सेट किया है कि मुझे इसमें बेस्टेस्ट ऑफ द पॉसिबल जो है वो करना है। आगे चलते हैं दीदी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ अब आपका ट्रांसफर, सागर में आप थे तब शायद आपके बेटे का आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ, और लक्की बात देखिए कि आपका ट्रांसफर भी नवी मुंबई के वाशी ब्रांच में आपके हस्बैंड का हुआ, बैंक में। तो आप फिर कितने साल उसके बाद वाशी में रहे? हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि हर 3 साल बाद बदली होती थी, लेकिन वाशी में हम लोग 16 साल रहे। और मैं सोचती रही कि अब ट्रांसफर हो जाएगी, अब हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नया काम शुरू नहीं किया कि ट्रांसफर हो ही जाती है तो क्यों शुरू करें। पर जब 4-5 साल हो गए बदली हुई नहीं, तो फिर सोचा चलो थोड़ा हारमोनियम सीख लेते हैं, जब पास में ही है क्लास। तो फिर वो किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। फिर हमारे क्वार्टर में एक कर्नाटक संगीत सिखाने वाली मैडम थी, उनके पास कुछ दिन सीख लिया। फिर वो भी कुछ कारणवश छोड़ना पड़ा। फिर सिलाई के क्लासेस लेने लगी। ऐसा 16 सालों में मैंने हर तरह का सफर किया। फिर कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा लगा, तब मैंने थोड़ा लिखना शुरू। मैंने सोचा कि अब, पहले मैं लिखती भी थी शादी के पहले, शादी के बाद सब बंद हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा लिखा जाए। तो जो मेरे मन में आता, जो आजू बाजू देखती थी, उन विषयों पर मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लगी। और जी इसी तरह 16 साल कब बीत गए पता नहीं चला। बच्चे बड़े हो गए, उनका सब पढ़ाई लिखाई हो गई, मेरे पास थोड़ा वक्त भी हो गया हाथ में। तो मैंने ऐसे कुछ कुछ काम किए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी गाना गाऊंगी, वो भी किया। तो जी। और उसी पेट्रियटिक सॉन्ग दरमियान गाए पहले। आप कुकिंग, मतलब माइक्रोवेव कुकिंग का भी आपने क्लास किया कि माइक्रोवेव है तो कुकिंग अल्टीमेट आना चाहिए, तो सब कुछ माइक्रोवेव कुकिंग के बारे में आपने सीखा, पढ़ा, समझा। और आपकी कुछ डिशेस हमने देखी कि बॉम्बे के वाशी मिरर में भी छपा, उसकी रेसिपी भी छपी, उसके फोटो भी छपे। तो ये आपका एक पड़ाव रहा आपके लाइफ का कि जहां पर देखिए बड़ा खूबसूरत सा मैंगो केक है। ये बताइएगा दीदी क्या डिशेस हैं ये? एक मैंगो केक है जिसमें सब कुछ मैंगो का ही है। जो पत्तियां जी दिख रही है वो हरे वाले आम की, इसके छिलके को काट के पत्ती बनाई है। और वो फूल जो बना है वो भी हापुस मैंगो को काट के बनाया है। जी। और और जो दूसरी डिश है वो पालक की वड़ी बनाई है, सुरई जैसी। जी, तो ये ऐसे खूबसूरत फ्यूजन्स करते रहते हैं दीदी, क्योंकि अब फ्रैंकीज है मार्केट में, तो फ्रैंकी का इंडियनाइज्ड वर्जन करके डब्बों में बच्चों को देना,
कि भाई हेल्दी तो होनी चाहिए, फ्रैंकी तो खाना है लेकिन वो हेल्दी भी होनी चाहिए, तो उसकी एक हेल्दी रेसिपी। तो कुछ फ्यूजन्स, कुछ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रेसिपीज, कुछ इनकी डिशेस बड़ी फेमस हैं घर में। तो ऐसे करके ये प्रवास रहा। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दीदी जब चिंचवड़ में शिफ्ट हुई तो बड़ा एक और मोड़ आया। इन्होंने फोटोग्राफी सीखी। तब आपकी उम्र क्या रही होगी दीदी? हालांकि उम्र पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त जब आपने फोटोग्राफी की थी तो आपकी उम्र क्या रही होगी, आपने सीखी जो फोटोग्राफी? 57। तो आप जिस फोटोग्राफर के पास गई उसने भी दो क्षण सोचा होगा कि इन्हें क्यों सीखना है, या क्या क्या रिएक्शन था उसका? उन्होंने पहले पूछा कि आपको फोटोग्राफी क्यों सीखना है भाई इस उम्र में, तो क्यों नहीं सीख सकती मैंने उनको ही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा नहीं, जनरली इस उम्र में कोई फोटोग्राफी सीखता नहीं है, तो आप किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप सिखाओ। मैं किसी इवेंट को कवर कर सकती हूँ, जैसे लेडीज का कोई फंक्शन है तो लेडीज का फंक्शन लेडीज अगर कवर करती है तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है लेडीज को। तो मैंने कहा इसलिए मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मुझे बर्ड फोटोग्राफी करना है, उसके लिए भी मुझे अच्छा फाइन आना चाहिए फोटोग्राफी, तो उसके लिए भी मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे आया तो उसको थोड़ा डाउट था कि एज की वजह से मेरा हाथ हिलेगा और मैं अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा मैं कोशिश करके देखती हूँ, आप सिखाओ, अगर मुझे आ गया तो मैं उसमें थोड़ा फिनिशिंग कर लूंगी। मुझे हर टाइप की फोटोग्राफी करना है। मैंने उनको यही बताया कि मुझे फूड फोटोग्राफी है, बर्ड फोटोग्राफी है, फ्लावर्स है, और बाकी सब जो कुछ भी मैं इवेंट कवर कर सकती हूँ मैं करूँ। जी। तो उसी अनुसार ये वाशी में थे तब भी बर्ड फोटोग्राफी करते ही थे बेटी के साथ। इनको काफी उत्साह था उसका। हर संडे सुबह जाके बर्ड फोटोग्राफी करते थे। फ्लेमिंगोज को कैच किया है आपने लाइव बहुत बार। और उसके बाद फिर चिंचवड़ में आने के बाद इन्होंने जब बर्ड फोटोग्राफी सीखी तो जैसे इन्होंने बोला फाइन ट्यूनिंग हुआ उसमें। जो फोटोग्राफी हुई वो और अच्छी निखर के आने लगी। और बर्ड्स को कैप्चर करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। और उसके बाद ये सारी जो आपकी कलाएं हैं, इनका उपयोग करके फिर जो आज अंतिम पड़ाव है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि विप्र विदुषी में इंटरव्यू लेने का एक जो कारण है वो है आप एक यूट्यूबर हैं। और ये जो यंग क्राउड है इसके बीच में आप आज यूट्यूब क्रिएट करके, उसके व्यूज मैनेज करके, उसके सब्सक्राइबर्स मैनेज करके, ये सब चीजें करके आप आज आगे बढ़ रही हैं। तो इस जर्नी को आपने कब और कैसे शुरू किया? इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सफर अनजाने में शुरू हुआ। मन में तो नहीं था कि ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम हमारा एंटरटेनमेंट कैसे करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे फैमिली के सब मेंबर को मिला के एक ग्रुप बनाया जाए, लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, और उसमें हर किसी को कुछ शेयर करने का मौका मिले। एक ही शर्त थी कि कोई फॉरवर्डेड मैसेज उसमें नहीं आएगा, अपना कुछ क्रिएट किया हुआ उसमें डालेंगे, गाना हो, रंगोली हो, जो कुछ भी किया हो बच्चों ने भी। तो वो ग्रुप क्रिएट किया और उसके ऊपर लोगों ने अच्छा उसके लिए रिस्पांस दिया। यानी 3-4 साल के बच्चे से लेकर 80 इयर्स की मेरी सास जो है उन्होंने तक उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत बढ़िया अनुभव रहा वो, और वो अनुभव मेरे काम आया इस यूट्यूब के जरिए, क्योंकि वो जो फोटो थे, वीडियोस थे, उसका मैंने सबका संकलन करके रखा। और वो वीडियोस बनाने के जो मुझे बनाने में मेहनत लगी, उससे मुझे समझ में आया कि ये मुझे थोड़ा सीखने की जरूरत है, ये इतना इजी नहीं है। तो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया, थोड़ा सीख के थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, सबको वो वीडियोस पसंद आए जो मैंने बनाए। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए अब। फिर भी यूट्यूब का मन में नहीं था। फिर उसके बाद जो शुरू होता है, वहां मेरी जो देवरानी है वो मेरे साथ आई। उसने कहा कि चलो हम कुछ गाने सीखते हैं, क्योंकि वो गाना अच्छा गाती है, उसको गाने का नॉलेज है। तो उसने बोला मैं तुम लोगों को गाना सिखाती हूँ। और उसने एक जी दिन, दीदी एक मिनट, ये दीदी की यूट्यूब चैनल है स्मिता सहस्त्रबुद्धे स्वरांजलि।
कलावृंद नाम की इनकी YouTube चैनल है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो 5.48 के सब्सक्राइबर्स हैं आज के तारीख में। काफी अच्छा व्यूअरशिप है। और ये रेगुलरली यूट्यूब क्रिएटर जो ग्रुप है उससे जुड़ी हुई हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी करती हैं, और आजकल कम्युनिटी पोस्ट भी लिख रही हैं, शॉर्ट्स भी रिलीज कर रही हैं। सो शी इज डूइंग एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू ग्रो द यूट्यूब चैनल। जी दीदी। हाँ, तो मेरी जो देवरानी है उसने कहा कि मैं तुम लोगों को गाना सिखाती। तो मैं और मेरी एक और देवरानी है, हम तीनों मिलके गाना सीखने लगे, भजन गाने लगे, सीख के, और 2 वीडियो बनाया, और हमने सोचा कि चलो एक फेसबुक पे डाल के देखते हैं। तो फेसबुक पे डाला और उसको रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो फिर सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल चालू करें। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गाने का मुझे इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं था। तो फिर मैंने देवरानी और हम सब लोगों ने मिलके सोचा कि हम कर सकते हैं क्या ये काम। तो सबका मत पड़ा कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो फिर यूट्यूब चैनल हमने चालू किया। जी, तो क्यों ना एक झलक हम सुने आपसे कि वो जो YouTube चैनल है उसके ऊपर आप किस तरह से गाते हैं, क्या गाते हैं, क्योंकि आपका जो बेस है वो अलग है, ऐसा मैंने सुना। तो उसकी एक झलक हम जरूर पाना चाहेंगे। जरूर। ये दीदी की देवरानी है वंदना जी। नमस्ते वंदना जी। और ये हारमोनियम बजाती हैं, और ये यूट्यूब गाने सिलेक्ट करना, कौन सा भजन लेना है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऐसा हम कह सकते हैं इनको। तो जी, शुरुआत करें। अक्षरी मंत्र गुरु तुझा, सांगत से सकला। सहा अक्षरी मंत्र गुरु तुझा, सांगत से सकला। दत्त दत्त जय दत्त दत्त जय दत्त जय बोला। दत्त दत्त जय दत्त दत्त जय दत्त जय बोला। दत्त दाता दत्त माता दत्त गुरु भक्ता। दत्त दाता दत्त माता दत्त गुरु भक्ता। जन्म देता दत्त पोषिता दत्त नाश करता। त्रैलोक्याचा राजा माझा त्रिभुवनी अवतरला। त्रैलोक्याचा राजा माझा त्रिभुवनी अवतरला। दत्त दत्त जय दत्त दत्त जय दत्त जय बोला। दत्त दत्त जय दत्त दत्त जय दत्त जय बोला। बहुत ही खूबसूरत था। मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चैनल मराठी में है। कभी कभी हिंदी भजन भी 1-2 प्रस्तुत किए गए हैं अभी तक। और अगर आप सब श्रोताओं की इच्छा हुई तो दीदी जरूर हिंदी में भी लाना चाहेंगी इसको। कुछ भजन तो हिंदी में जरूर आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दीदी, आप YouTube शुरू तो कर दिया हमने कि चलिए अब मिलके YouTube शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इसमें कौन कौन है और उनका इंडिविजुअल रोल क्या है? क्योंकि YouTube का मिक्स जैसे हम देखते हैं, आपके जब भजन रिलीज होते हैं 5-6 जन आप लोग रहते हैं, तो उसमें आपने ये ग्रुप फॉर्म कैसे किया? और उस ग्रुप को इकट्ठा रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, उसको आप किस तरह से निभाती हैं? ये ग्रुप जो है, पहले हम 4 सदस्य थे ग्रुप के। हम तीनों देवरानी जेठानी, हमारे घर से ये शुरू हुआ है। और एक हमारे साथ और है जो ताल बजाती हैं, वासंती जोशी करके। तो हम 4 लोगों ने ये ग्रुप चालू किया, और अच्छा ही चला। तब थोड़े दिन तो अच्छा ही चला, पर बाद में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने की वजह से 6 महीने टोटल बंद था। हम कुछ गाना वाना दे नहीं पाए।
तो थोड़ा फिर लगा कि चलेगा कि नहीं, पर फिर भी कोशिश की। जैसे हम लोग रिकॉर्ड करके भजन भेज देते थे, सब लोग उसको सुनते थे और फिर एक बार कैसे भी मिलके रिकॉर्ड करते थे। तो 6 महीने बंद पड़ने के बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया नए सिरे से, और हर गुरुवार हम लोग भजन डालते। सबको इकट्ठा रखने के लिए तो ये जरूर रहता है कि हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है ग्रुप में, हर किसी का रोल अलग है यहाँ। जैसे वंदना जी जो है वो गाना रिकॉर्ड करने के पहले उसकी सारी तैयारी उनकी रहती है, गाना सिलेक्ट करना, उसको स्वरों में बांधना और हम सबको वो गाना सिखाना, प्रैक्टिस करवाना, ये सब उनका रोल रहता है। जब गाना तैयार हो जाता है तो उसका फिर हम लोग वीडियो शूटिंग करते हैं। वीडियो जब रेडी हो जाता है तो वो रेडी वीडियो जो है वो एडिटिंग के लिए आता है, और उसको फुल एडिटिंग, उसको जो कुछ भी, जो हम पहले तो सादा ही डालते थे, कोई एडिटिंग करते नहीं थे, फिर धीरे धीरे नेट पे देख के मैंने सीखा। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने थोड़ा सा कोर्स भी किया, हालांकि मैं वो ज्वाइन पूरा नहीं कर पाई जिससे मैंने सीखा। अमृता मोरे से मैंने ये कोर्स सीखा, पर उसके सारे क्लास में अटेंड नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा विश्वास आ गया कि मैं कर सकती हूँ, पढ़ के भी देख के भी। तो मैंने यूट्यूब पे देख के सीखा ये सब कुछ और चालू कर दिया एडिटिंग करना। तो एडिटिंग करने के बाद वीडियो और अच्छे लगने लगे। एक जो भजन हमारा तैयार होता था उसको आजू बाजू थोड़ा क्या सजाना संवारना रहता है उसके आजू बाजू, तो वो साज सजावट देख के कैसे बनाना है थंबनेल, ये सब करके वो और अच्छा उठाव आता है, ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं। ये सब देख देख के आता है, अनुभव से आता है। और मैंने कहा ना, जुनून होना चाहिए कि ये काम मुझको करना ही है, तो बराबर होता है। जी जी जी। तो इस तरह से आपका चैनल, आपका पहला जो ग्रोथ लगा आपको, तो पहला टप्पा जो है इसमें वो होता है 100 सब्सक्राइबर्स का, उसके बाद सब्सक्राइबर्स का। तो ये जो आपका प्रवास रहा, इसमें कब कब और कैसे कैसे रहा ये, कि पहले 100 हुए तो क्या मिला आपको, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने लगे, तो इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा क्या? ऐसा है कि ग्रोथ बहुत स्लो थी पहले 100 होने तक। 100 सब्सक्राइबर के लिए पहले 5-6 थे, फिर 10-12 हुए, 40-50, 100 आने को बहुत देर लगती है। एक बार 100 सब्सक्राइबर का बेस तैयार हुआ कि फिर और लोग आने लगते हैं और फिर ज्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। तो वो कोशिश हम लोगों ने की कि अभी जरा जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, तो ज्यादा भजन डालने लगे, थोड़ा उसको क्लासिकल देने लगे बेस। तो इस तरह से और फिर ग्रोथ होती गई चैनल की, जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और फिर लोग भी कमेंट करने लगे, तो हमारा और ज्यादा उत्साह बढ़ा कि ये वाला गाना दो, ऐसा वाला दो, ये अच्छा लगा। तो ये सब कमेंट्स देख के और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है काम करने के लिए, और हम लोगों ने उस हिसाब से फिर किया। तो बीच में मुझे याद है कि किसी ने कमेंट किया था कि हमें लिरिक्स चाहिए, तो आपने स्क्रॉलिंग लिरिक्स डालने के लिए क्या प्रयास किया, और वो कब से आने लगे, मतलब अंदाजन कितने वीडियो के बाद से आपने लिरिक्स देना शुरू किया? क्या शुरुआत में आप डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स देते थे, या ऑन डिमांड आपने लिरिक्स देना शुरू किया? हाँ, पहले तो मैं नहीं देती थी लिरिक्स, सिर्फ हम लोग जैसे भजन रिकॉर्ड किया डाल दिया यूट्यूब पे। फिर लोगों ने डिमांड की कि हमको भजन चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भजन लिख के देने लगे। फिर स्क्रॉल करते हुए अच्छे लगते हैं ऐसा मुझे लगा। फिर 2-3 ऐप पे देखा तो उन लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। मैं सोचा कि फ्री में कैसे होगा, तो बहुत कोशिश की, उठा पटक करके थोड़ा 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 लिखते आने लगा। एक तो प्रॉब्लम यह है कि मराठी में लिखना पड़ता है लिरिक्स। एक बार इंग्लिश में दिया तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा हल्ला किया कि इंग्लिश में क्यों लिखा। तो मराठी में लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा एडिटिंग ज्यादा करना पड़ता है। तो शुरू किया तो थोड़ा लगा कि कठिन है, पर बाद में आदत हो गई तो स्क्रोलिंग ये आने लगे। तो स्क्रोलिंग आने के बाद आपको फोन भी आने लगे होंगे, आपका फैन फॉलोइंग बढ़ने लगा, फैन बेस बहुत होने लगा, कि क्योंकि यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि हम वैल्यू दे रहे हैं। हम जो सामने वाला है उसको हमारा कस्टमर नहीं समझ रहे हैं, हम उसको एक वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि हमारे पास जो है, या कहीं से भी जो हमें मिल रहा है, वो ये एक माध्यम है यूट्यूब हमारा, कि इसकी वजह से हम ये भजन जो कहीं किसी की किताब कॉपी में लिखे हुए हैं, कहीं पुराने किसी के पास संग्रहित हैं, कहीं किसी की सासू माँ की डायरी है, कहीं किसी माँ की डायरी है, इन सब से भजन लेकर हम इसे इस माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में मुझे लगता है कि उसी वक्त आपको ये भी डिमांड आने लगी कि ये भजन आपने कौन सी रागदारी का है, किसमें बांधा है,
कैसे बांधा है ये भी आपको पूछा जाने लगा। क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ये हुआ। पहले 15 भजन तो मैंने बिना लिरिक्स के डाले, फिर लिरिक्स डाले तो लोगों का ये डिमांड शुरू हुई, मतलब ये दिल मांगे मोर बोलते हैं ना, ऐसे जो हमारे श्रोता थे उनको और ज्यादा डिमांड उनकी बढ़ गई कि नहीं अभी हमको ये कौन से राग में है वो बताओ। कोई बोल रहा है कि हमको नोटेशन भी दो हारमोनियम में। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो नोटेशन लिख के देना बहुत डिफिकल्ट है। सो मैंने अभी वो तो स्टार्ट नहीं किया है, पर हाँ भजन लिख के देती हूँ उनकी डिमांड पे। और राग अगर मालूम है पक्के से तो देती हूँ, अदरवाइज मिक्स राग में भजन कोई एक राग में नहीं रहता है, तो फिर अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो उसके ऊपर डिस्कशन चालू हो जाएगा। सो मैं ये सोचती हूँ कि जब पक्का मालूम है तभी राग का नाम लिखना है, नहीं तो नहीं। जी, तो यहाँ पे वंदना दीदी का फिर से रोल आता है, तो क्यों ना एक और भजन हो जाए। हाँ। वंदना दीदी के पास आजकल मैंने काफी सुना है कि लोग देते हैं, ये बहुत अच्छा भजन मिला है मुझे, ये जरा एक बार हो जाए, प्रस्तुति हो जाए इसकी यूट्यूब पर। तो ऐसे बहुत सारी जगहों से जब हम एकदम सिंसियरली किसी को वैल्यू देते हैं ना, तो बहुत लोग आके जुड़ जाते हैं जो ये चाहते हैं कि बस हमें आप कुछ ना दो, हमने ये रचना लिखी है, वही आनंद है कि मेरी रचना की प्रस्तुति आज यूट्यूब पर हुई है। जी दीदी। लेता जाता मैं। हरे वासुदेव हरे पांडुरंग हरे वासुदेव हरे येता जाता म्हणा रामकृष्ण हरे येता जाता म्हणा रामकृष्ण हरे पांडुरंग हरे वासुदेव हरे पांडुरंग हरे वासुदेव हरे वाळवंटी तला चंद्रभागे वाळवंटी तला चंद्रभागे भरा भक्ती रसाच्या तुम्ही गागरी भरा भक्ती रसाच्या तुम्ही गागरी वाटे स्वर्गती अवतरला भूपरी वाटे स्वर्गती अवतरला भूपरी पांडुरंग हरी वासुदेव हरी पांडुरंग हरी वासुदेव हरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बड़ा मजा आया सुनकर। एक झलक ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जरूर से चैनल को जाके विजिट करना चाहिए, और ये जो भजन आपने अभी गाया वो पूरा कोरम के साथ, तबले के साथ कैसा लगता है वो जरूर देखना चाहिए। ऐसी इच्छा जरूर जागृत हुई है मन में। मुझे पूरा अंदाज है कि हमारे श्रोताओं ने अभी तक जाकर यूट्यूब सर्च करना चालू कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं दीदी। आप जब कुछ भी टेक्निकल करते हैं तो टेक्निकल के साथ में बहुत सारी और भी चीजें जुड़ जाती हैं, और वो है सबसे बड़ी चीज, वो है समय। तो ये कितना समय देना पड़ता है आपको पर डे के हिसाब से? आप अपने YouTube को कितना समय देती हैं, देना चाहती हैं, दे सकती हैं? यूट्यूब पे काम करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पहली बात, जब शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है अरे वीडियो बनाया और डाल दिया, कुछ काम ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। 3 या 4 मिनट के गाने के लिए 3-4 घंटे कम से कम चाहिए। क्यों? और वो रिकॉर्ड होने के बाद? यस, वो रिकॉर्ड होने के बाद उसका एडिटिंग होता है, उसके लिए हमको थोड़ा सर्च करना पड़ता है, कौन से टैग्स लगाना है, कौन से जो यूट्यूब पे पॉपुलर हैं, कौन से ज्यादा चल रहे हैं, ये सब एक टाइप का एनालिसिस रहता है जो हमको देख के उस हिसाब से लगाना पड़ता है। थंबनेल बनाना है तो वो एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए, लोगों ने क्लिक करना चाहिए, तो थंबनेल बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। वो थोड़ा ऐसा है कि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो उतना टाइम नहीं लगता है। फिर भी मैंने जो बताया इतना टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग इतने टेक से भी नहीं थे, थोड़ा तो टाइम लगता है सीखने के लिए। जो यंग जनरेशन है वो और थोड़ा फास्ट कर सकती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर से है, क्योंकि एक बार वीडियो बनाया, उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, उसके बाद भी उसका काम चालू रहता है। उसको सर्च पे लाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो कहाँ तक गया है वीडियो, कितने लोगों ने देखा है। फिर अगर ऐसा लगा कि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उसका थंबनेल बदल दो, और कुछ जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको करना पड़ता है। वीडियो डालने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक उसका पीछा करना पड़ता है।
जी, इसका मतलब ये है, आपने शायद, मैं जब आपसे बात कर रही थी बीच में, तो आपने बोला था कि यूट्यूब, आपके 2 बच्चे हैं, उनको आप जिस तरह से केयर करते हैं उसी तरह से ये तीसरा बच्चा अगर आप मान के चले तो ही यूट्यूब की ग्रोथ हो सकती है। तो बच्चा जैसे धीरे धीरे करके एक एक अपने स्टेप्स लेता है, उस तरह से ये यूट्यूब आपका बच्चा समझ के अगर आप इसका पालन पोषण करें, उसको उतना वक्त दें, उस जुनून के साथ उसके पीछे रहें, तो ग्रोथ संभव है। वरना किया शुरू और हो गया, ऐसा नहीं होता है। और सबसे खास बात ये नहीं, ये पूरी ग्रोथ आपकी ऑर्गेनिक है। बीच में आपको सजेशंस तो जरूर आए होंगे दीदी कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत आता है, 1000 सब्सक्राइबर के लिए 4000 भर दो, हो जाएंगे। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा जो टाइम है 4000 आवर्स, वो तो 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पहले हो गया था। सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, तो इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, दिस मीन्स तो ठीक है, थोड़ा लेट होगा, हम कोई पैसे वैसे देके करने वाले नहीं, क्योंकि पैसे देके सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो बाद में हमारा भजन थोड़ी सुनेंगे। तो जो दर्दी हैं, जो एक्चुअल में इस फील्ड में चाहते हैं कि हमको ये सुनना है, जिनको इससे आनंद आता है, उनके लिए ये भजन है, बाकी लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो फिर क्यों ना हम उसको ऑर्गेनिक ही होने दे, पैसे देके क्या मतलब। ये चैनल शुरू करने का हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि लॉकडाउन में सब लोग बहुत परेशान थे, किसी के घर कोई बीमार है, किसी का कुछ दुख दर्द हम बांट नहीं सकते, लेकिन इतना ही है कि किसी को नौकरी छूट गई है, बोल नहीं सकते, तो वो घर पे बैठा है तो क्या करेगा। तो चलो भाई, ये भजन वगैरह शुरू कर दिया हमने, लोग सुनेंगे तो उनका थोड़ा दुख दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा फील अच्छा आता है। तो इस उद्देश्य से चालू किया। और हमारा जो संत साहित्य है, जो शास्त्रीय संगीत है, थोड़ा सा उसकी झलक, श्लोक है, ये सब हमारे नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसके लिए ये सब हमारा है। इसमें हमारा कोई, हमारे ग्रुप में कोई भी मेंबर मनी माइंडेड नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि इन सब चीजों का प्रचार प्रसार हो। और जहां तक ये हम मराठी में बोल रहे हैं गाने सब, लेकिन हम हिंदी में भी गा सकते हैं। और हमारा एक इसके ऊपर कन्नड़ भाषा का भी एक गीत है हमारे चैनल के ऊपर। तो भाषा ये बैरियर है ही नहीं। देश, राज्य, प्रांत, सबसे ऊपर जो है वो स्वर है गाने के, वो शब्द है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको दें। जी, तो दीदी इसी इसी वाक्य के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप गूगल यूट्यूब का एनालिटिक्स देखती हैं, तो अंदाजन कितने देशों से आपके यहाँ लोग जुड़े हैं आपके साथ? फिलहाल ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स आते हैं वो इंडिया के, लेकिन बाहर से आते हैं, जैसे इंग्लैंड है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया से। हर महीने बदलता रहता है। मतलब मैंने ये देखा कि किसी महीने में टर्की से आ रहे हैं, किसी महीने में डेनमार्क से आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह यह है कि जो पेरेंट्स लोग जब विदेश में जाते हैं तो वो लोग वो भजन सुनते होंगे, इसलिए जब किसी के पेरेंट्स डेनमार्क जाते हैं तो वहां के लोग वो भजन सुनते हैं, तो वो व्यूज आ जाते हैं। तो टर्की में मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि टर्की में मराठी भजन सुनने वाले कौन लोग, तो वहां से भी व्यू आ रहे हैं। अभी तो निग्लिजिबल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5% है सिर्फ। तो लेकिन फिर आ भी, रहे हैं। लेकिन आ रहे हैं। और कोशिश तो यही है कि हमारी भजन सरिता जो है वो वहां तक पहुंचे। सारी नदियां एक होके सागर में मिलती हैं, उसी तरह से हर कॉन्टिनेंट में लोग रहेंगे तो भजन सरिता में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ये भजन सरिता है। और जैसा आपने कहा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्वर। और स्वर तो देखिए, ये मन को छूने वाले होते हैं। भाषा उसमें उतना रोल प्ले नहीं करती बहुत बार। आपको अगर स्वर छू जाए तो आप किसी भी भाषा में उसे सुन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाता तो परमात्मा तक ही है। और जुड़ाव जो है हमारा आत्मा से परमात्मा का, वो स्वरों के माध्यम से बड़ी जल्दी होता है, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए संगीत या स्वर की साधना को परमात्मा तक जाने का एक रास्ता माना जाता है। हमारे अध्यात्म में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, तो ये जो स्वर सरिता है, ये एक जुड़ाव का माध्यम है। तो आपने सही कहा कि सारे कॉन्टिनेंट्स में है अब, तो आप अपना लोगो भी अब इंटरकॉन्टिनेंटल बना लीजिए एक बार को। तो आगे चलते हैं दीदी। आप यूट्यूब क्रिएटर या जो बैकएंड है, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जो एनालिटिक्स डालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, या यूट्यूब क्रिएटर से आपको जो मेल आते हैं उसको पढ़ने में, जैसा आपने बोला कि ये सब एनालिसिस करके और उसके बाद आप इसकी ग्रोथ की तरफ ध्यान देती हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन को करने में या उस वक्त को करने में आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि आप
3-4 घंटा अगर इसमें दे रही हैं, इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग भी कर रही हैं, तो जरूर से आपके जीवन साथी की सपोर्टिव भूमिका रही होगी इसमें। निश्चित रूप से, क्योंकि पहले 40 साल 35 साल मैंने उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, तो मेरा कुछ करियर ही नहीं था। तो जैसे ही वो रिटायर हुए, मैंने कहा कि अब थोड़ा मैं अपने मन की करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका रोल अब पूरी तरह से सपोर्टिव है। कभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई तो वो घर में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, या मैं एडिटिंग करती रहती हूँ तो उनका टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ता है। तो ये सब छोटी कितना बड़ा सपोर्ट है ये। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और खास यानी कि हमारा ये सब साज सामान लेके जहाँ रिकॉर्डिंग होता है वहां वो हमको लेके जाते जी हैं। जी वेरी वेरी सपोर्टिव। जी। तो ये सारी जो जीवन नैया है, इसकी जो दो पहिए हैं, वो दो पहिए अब साथ ही साथ चल रहे हैं। पहले एक पहिया थोड़ा सा जोर से दौड़ा, अब दूसरा पहिया और जोर से दौड़ रहा है। तो ये दौड़ 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 ही दौड़ रहे हैं आप। बीच में आप कनाडा भी जाके आए, अपनी बहू का, अपनी बेटी का, अपने वहां पे जापा भी किया, दोनों के बच्चे हुए। वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव आप वहां से लेकर आए। कि आपका एक मैंने वीडियो देखा था कि हेलोइन जो है वहां का, वो जैसे हम अपने यहाँ पितृपक्ष करते हैं उस तरह से क्यों ना हेलोइन को माना जाए। जरूरी नहीं है कि तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम अभी भजन सरिता की बात कर रहे थे, कि हर कल्चर में मनुष्य प्राणी जो है उसको कहीं पहुंचना है, और वो जो कहीं पहुंचना है उसका मार्ग जो है वो भिन्न भिन्न मार्ग हैं, लेकिन शायद डेस्टिनेशन सबका कहीं तो जाके एक ही हो जाता है। आपके कनाडा के अनुभव भी शायद कुछ इसी और इंगित करते हैं। और बच्चे भी बड़े सपोर्टिव से कि मम्मी का भजन आ रहा है, नाती नातिन भी कि आज दादी का भजन आ रहा है, नानी का भजन आ रहा है। तो कैसा लगता है आपको? और आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली है, या जो आपका लॉकडाउन ग्रुप था, उस ग्रुप की तरफ से सबको कैसा लगता है? सब लोग सपोर्टिव हैं और सबको अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। बच्चे तो खैर वो तो करेंगे ही सपोर्ट, और नाती नातिन तो बहुत खुश होते हैं। मेरा जो छोटा नाती है वो तो बोलता है, कितने फॉलोअर्स है तुम्हारे, मेरा तो एक भी नहीं है अभी तक। तो बहुत खुश है बच्चे तो। और फैमिली की तरफ से भी फुल सपोर्ट है। सब लोग अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ काम कर रही हूँ उसके लिए। जी। कुछ एक ऐसा अनुभव दीदी इस सारे प्रवास में, कि जब आपको ऐसा लगा कि हाँ चैनल का फैन फॉलोइंग हो गया है। शेगांव में आप जब प्रस्तुति देने गई थी, शायद पहली ओपन प्रस्तुति थी, या सेवा देने गए शेगांव में, तो आपको फैन फॉलोइंग मिली वहां पे। कैसा रहा वो आपका अनुभव? कुछ बताइए उस बारे में। अभी थोड़ा ऐसा हो गया कि सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो हम कहीं भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, अरे आप सुरंजली वाली हैं क्या। हम्म। वो तुरंत पहचानते हैं। तो शेगांव में जब हम लोग गए तो एकदम से सोलापुर से एक मैडम आई थी। उन्होंने पूछा कि अरे आप सुरंजली वाली मैडम दिख रही हैं। मैं कहा हाँ। तो बहुत खुशी हुई। वो जो मैडम थी वो भी बहुत खुश हुई, साथ में फोटो वोटो निकाले, पूरा भजन उन्होंने सुना, और उन्होंने अपने शहर में हमको इनवाइट भी किया कि आप हमारे यहाँ सेवा देने के लिए आओ। शी वॉज सो ग्लैड। तो अच्छा लगता है, थोड़ा फैन फॉलोइंग रहता है तो। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो लोग पहचानते हैं। हमारी देवरानी भी अगर कहीं गई तो उन लोग तो पैर पड़ते हैं कि भाई ये आ गई हारमोनियम वाली मैडम स्वरांजलि की। जी जी जी। तो बहुत फैन फॉलोइंग। बहुत फैन फॉलोइंग है, और उस वजह से एक देने की चाह और जागृत होती है। और अब मैंने सुना है आपने ग्रुप भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, कि भाई कोई एब्सेंट है, क्योंकि एक स्त्री के आयुष्य में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। कहीं किसी को शादी में जाना है, कहीं किसी को बेटी के घर जाना है, तो ग्रुप का आवाज थोड़ा कम हो जाता है कभी कभी। तो 2-3 मेंबर्स आपके यहाँ और ऐड भी हो गए हैं। और मुझे बड़ा अचरज होता है आपके तबले वाले को देखकर, कि वो यंग सा बच्चा आपके साथ इतनी शिद्दत से तबला बजाता है। तो वो जॉब करता है और साथ में तबला बजाता है, या क्या कैसा उसका प्रवास जुड़ाव रहा आपके साथ? हाँ, वो जॉब भी करता है, और अभी लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए उसका काम 3:30-4 बजे खत्म होता था। हम लोग जब वो बोलता था कि आज मैं फ्री हूँ तो चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके टाइम के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और रियली वो हमारे बेटे जैसा ही है। हम सब जो है उससे इतने उम्र में बड़े हैं, और वो खुशी से जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो आता है। और बहुत अच्छा उसका इम्प्रूवमेंट भी बहुत हो गया है तबले में। बहुत अच्छा जी तबला बजाता है।
तो ये आपके एक स्वभाव का एक और पहलू है कि आप जो आता है उसके साथ उसको अपने साथ जोड़कर और हम सब आगे कैसे जा सकते हैं और हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, इसका सतत विचार आपके मन में रहता है। तो अब शायद कार्यक्रम के अंत की ओर हम जा रहे हैं, तो क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे जो शायद मैं नहीं कवर कर पाई, या आपको कुछ संदेश देना है? और उसके बाद हम एक आखिरी भजन भी जरूर सुनेंगे आपसे। मैं सभी यंग लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर वो यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं तो वो करें, अवश्य करें, लेकिन इसके साथ कोई और काम भी करें। फुल टाइम यूट्यूब चैनल करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है। यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स एक जैसे हमेशा नहीं आते हैं। तो अगर जिनको आर्थिक इनकम की दृष्टि से सोचना है, उनके लिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ कुछ और करना भी जरूरी है। बहुत से बच्चे जो है जो विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो साइड बाय साइड वो यूट्यूब चैनल भी चालू कर लेते हैं कि चलो कैसे आए कनाडा में, क्या करें, इस बारे में जो कुछ भी उनको मालूम है वो जानकारी, व्लॉग वगैरह कर लेते हैं, ट्रैवलेट। हाँ। तो इस टाइप का काम करते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम यूट्यूब चैनल करना एडवाइजेबल नहीं है। जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसके ऊपर नहीं है। हम तो समाज सेवा करने की भावना से कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये कोई विशेष नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, यंग है, और उनको दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ्रस्ट्रेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत रहते हैं। एकदम कम व्यू हो जाते हैं कभी, तो उसमें घबराने जैसी बात नहीं है। अपना काम करते रहो, आगे व्यू आते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं ना, व्यू बराबर आते हैं। तो थोड़े दिन के लिए नहीं आए तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद फिर और आप आ जाते। जी जी जी। तो जाते जाते एक और भजन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है। बाजाराला जाण्याची ग का तुलाच पडली घाई, रस्ता 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 बंद केला ग बाई, जाऊ देणार नाही। रस्ता बंद केला ग बाई, जाऊ देणार नाही। एका जनार्दनी गवळ्याची राधा, एका जनार्दनी गवळ्याची राधा, कान तुझ्या चरणाची मागते जागा, कान तुझ्या चरणाची मागते जागा। कान तुझे जन्मोजन्मी संगत सोडणार नाही, कान तुझे जन्मोजन्मी संगत सोडणार नाही। रस्ता 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 बंद केला ग बाई, जाऊ देणार नाही। रस्ता बंद केला ग बाई, जाऊ देणार नाही, जाऊ देणार नाही, जाऊ देणार नाही। बहुत खूब। इस भजन के प्रकार को गवड़न कहते हैं। एकनाथ महाराज जी की रचना की हुई ये गवड़न है, और बड़ा सुंदर इसका जो ठेका होता है वो बड़ा सुंदर होता है। बड़ा मजा आ जाता है इसको सुनते हुए। जरूर से चैनल पर जाकर सब लोग सुनिएगा। अभी जो YouTube चैनल है उसके 13 लाख व्यूज हो चुके हैं, और 131 पब्लिश हो चुके हैं दीदी के वीडियो। जस्ट एक इंफॉर्मेशन। और आजकल ये शॉर्ट्स भी बनाने लगी है, तो 10 शॉर्ट्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव डालती रहती हैं, ताकि और इनका मानस आगे जाके ये भी है कि अभी जो एज ग्रुप है, जो भजन वाला एज ग्रुप है, उसको छोड़ते हुए जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की तरफ कैसे आकृष्ट किया जाए, उसका ये इनका आगे का माइलस्टोन है कि इस YouTube चैनल को सबके लिए कैसे बनाया जाए और इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो।
और वो जो भी कुछ हो, वो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से, अपने ट्रेडिशन से अलाइंड हो, और उसमें से हर किसी को कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिले। तो आज का ये इंटरव्यू, आज का ये शेयरिंग हमारी इस तरफ से आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, और आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है। आज का जो हेडलाइन था ना, वो कहीं तो जाके ऐसा था कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर दीदी कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। आज उनकी एज 63 प्लस है, और इस 63 प्लस की एज में आज हमने उनसे सुना कि कितना टेक्निकल बात करती हैं वो। तो पीछे जाकर उन्होंने कभी किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी से सहायता डायरेक्टली ना लेते हुए सब कुछ सीखा। तो कहाँ से सीखा? यूट्यूब के जो डिफरेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले जो लोग हैं, जो बताते हैं कि एडिटिंग कैसे करना है। मजे की बात, काइन मास्टर ने फीस बढ़ा दी तो इन्होंने एडिटर ही चेंज कर लिया अपना, और ये सारा कुछ मोबाइल पर करती हैं। तो उसके लिए जो शिद्दत चाहिए वो इनके पास भरपूर है। ऐसे और लोग हमारी आसपास बिखरे हुए हैं, ऐसे अनमोल रत्न बहुत सारे हैं, और उनमें से कुछ अनमोल रत्न, जैसे सायली दीदी ने बोला, वो आगे भी हम आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे। मैं सायली दीदी से कहना चाहती हूँ कि कुछ और वो अगर इस मामले में कहना चाहें तो जरूर से आए। मेरी तरफ से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद और नमस्कार। हुश, 13 लाख फॅन फॉलोअर्स. मी त्यांच्याशी बोलायच्या आधी आणि त्याच्या आधीच मी त्यांची फॅन झाले होते, जेव्हा त्यांचे बंधू चिंतामणी केळकर हे उद्यम विप्रचे मेंबर आहेत. आणि किती कौतुकाची गोष्ट आहे की त्यांनी जेव्हा मला भेटले, निम्मा वेळ ते त्यांच्या बहिणीबद्दलच सांगत होते. ते स्वतः इतके त्यांच्या कामामध्ये माहीर आहेत, पण त्यांनी जास्त कौतुक त्यांच्या बहिणीचं म्हणजे स्मिता सहस्त्रबुद्धे मॅडमचं केलं. आणि त्यांना भेटायच्या आधीच मी त्यांची फॅन झाले. आणि दुसऱ्या दिवशी मी त्यांना परत साहेबांना मेसेज टाकला की मला प्लीज त्यांचा नंबर पाठवा, आय एम जस्ट इगर टू टॉक टू हर, आय वॉन्ट टू मीट हर ऍक्च्युअली, पण बघू निदान फोनवर तरी मला त्यांच्याशी बोलायची इच्छा आहे. याचं कारण अगदी साधं आहे. म्हणजे आपण इतक्या मोठमोठ्या लोकांना भेटत असतो, मी सुरुवातीला सांगितलं, बोलत असतो त्यांच्याशी, त्यांच्याबरोबर त्यांच्याबद्दल वाचत असतो, पण ज्याला आपण लेडी नेक्स्ट डोअर ज्याला म्हणतो ना, की तुमच्या माझ्यासारखी साधी बाई, पण ती किती वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आज काम करते. त्यांनी अतिशय, आपण डायमेन्शन्स मगाशी ऐकली, छोटी गीता लिहिली, बर्ड वॉचिंग साठी त्यांनी फोटोग्राफी शिकली, वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे त्यांनी शिवायला सुरुवात केली, 2 मुलं चांगल्या प्रकारे मोठी केली, त्यांना चांगलं नागरिक बनवणं हे खूप मोठं काम आहे. मुलांना चांगलं नागरिक बनवणं हे खूप मोठं काम आहे. आणि त्याच्यानंतर त्याने आता हे शी इज अ स्टार, आय वुड से, युट्यूबर झाल्या त्यात, आणि छान प्रकारे ते शिकून घेतलं. म्हणजे मला स्वतःला असं वाटतं की मी पण आय एम नॉट येट दॅट टेक्नोसावी. अजून काही अडलं तर मग माझ्या लेकाला विचारते, अजून काही कोणाला फोन करते, किंवा ते तुम्हीच बघा असं सांगते. मी करायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाही. पण त्यांनी तो प्रयत्न केला, त्याच्यात त्या सक्सेसफुल झाल्या. आणि नुसत्या सक्सेसफुल नाही, मी त्यांच्याशी बोलताना मला जाणवलं, उद्यम विप्रचा ई विप्र हा एक आपण रेव्हेन्यू मॉडेल म्हणायला हरकत नाही. कारण जे विप्र लोक आहेत, जे पुरोहित लोक आहेत ब्राह्मण समाजातले, तर त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं असं एक मनात आलं. आणि त्याच्यासाठी आपण ई विप्र हा ऍग्रिगेटर प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी मी त्यांना म्हटलं की मॅडम प्लीज तुम्ही आमचं ब्रँड अँबॅसेडर काइंड ऑफ, किंवा त्याला तुम्ही काहीतरी आवाज द्याल का. तर त्यांनी सांगितलं मी माझ्या टीमशी बोलते. कुठल्याही प्रकारे त्यांनी मला हो मी करते की असं कधीही उत्तर दिलं नाही. त्यांनी 1 आठवडा त्याच्यासाठी वेळ घेतला की त्यांच्या त्या जावेशी बोलतील, ज्या आता आपल्या बरोबर आहेत, वंदनाताई. म्हणजे किती एकमेकींवर विश्वास आहे की आता मी स्टार झाले, आता मी तुम्हाला तुमच्याशी बोलते, तुम्हाला बाईट देते, अशा कुठल्याही प्रकारे त्यांनी अभिनिवेश आणला नाही. त्या वंदनाताईंशी बोलल्या आणि नंतर त्या मला पुढच्या आठवड्यात म्हणल्या की तुम्हाला नक्की माझ्याकडनं काय अपेक्षित आहे. मग त्यांनी ई विप्रच्या आपल्या युट्यूब चॅनलला एक वसू बारसेची आरती दिली. वसू बारसेची आरती आपल्याला माहित नसते, खूप आरत्या आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऐकतो.
त्यांनी वसुबारसेची आरती एक छान बसवली आणि ती आपल्या ई विप्रसाठी पाठवली. सांगायचा मुद्दा असा की विविध गोष्टींमध्ये संशोधन करणं, मल्टीटास्किंग करणं, आणि आज त्या जसं म्हणल्या तसं विविध ठिकाणी जातात, तिथे युट्यूबर म्हणून लोक त्यांना ओळखतात, त्यांचा सत्कार करतात. आपण सर्वजण उद्योजक आहोत, दिवसभर आपल्या कामामध्ये असतो. मी नेहमीच म्हणते की वी ऑल आर प्रूव्हन वन्स. आपापल्या बिझनेसमध्ये आपण एक चांगल्या प्रकारचा पडाव गाठला आहे, गाठू इच्छित आहोत, आणि अजून आपल्याला सगळ्यांनाच पुढे जायचंय. आणि या अशा सर्व टप्प्यांमध्ये असं जर आपल्याला एखादा मोटिवेशन मिळालं तर आपल्याला अजून हुरूप येतो. आणि त्यासाठीच विप्रविदुषीचा संकल्प आम्ही सोडला. मंजुषा मॅडमशी हे बोलताना सहज माझ्या तोंडातनं वाक्य निघालं की अरे या म्हणजे विदुषीच आहे तो. एक तर त्या इतक्याच खूप शिकलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर इतकं मल्टीटास्किंग त्यांनी केलंय. टुडे शी इज अ स्टार, शी इज अ हिट. सो कसं एखाद्या सामान्य व्यक्तीचं या एका पडावपर्यंत त्यांचं व्यक्तिमत्व खुलत जाऊन त्या कशा तिथपर्यंत पोचल्या, ही सर्व यशोगाथा तुमच्या पुढे मांडावी अशी आमच्या दोघींची इच्छा होती. आणि सगळ्यात छान पार्ट यातला असा आहे की मंजुषा मॅडम या त्यांच्या वहिनी आहेत बरं का, नंड्या भाऊजया आहेत, पण कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला जाणवलं नसेल इतकी छान दोघींची मैत्री आहे. त्या एकमेकींना इतके छान कॉम्प्लिमेंट करतात, हे मला जास्त आवडलं. आणि आपण सर्व मगाशी म्हटलं तसं आपण सर्व उद्योजक आहोत. आपल्याला बिझनेसमध्ये कसं ग्रो करायचं, कसं पुढे जायचं हेच आपल्या डोक्यात असल्यामुळे मंजुषा मॅडमनी त्याच पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्यांची आज अतिशय सुंदर मुलाखत घेतली. ते सगळे इतके एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी आहेत आणि त्यामुळेच तो विषय अतिशय चांगल्या पद्धतीने पुढे चाललेला आहे. स्मिता मॅडम, आमच्या सगळ्यांकडनं शुभेच्छा. आणि जसं तुम्ही म्हणलात जसा ई विप्रचा पण आपला आणि उद्यम विप्र दोन्हीचा आपला उद्देश आहे की आपली पूर्ण संस्कृती ही आपल्या पुढच्या पिढीला कळावी, समजावी, त्यांनी ती समजून घ्यावी. नंतर ते काहीतरी फॅडच आहे, यात काही अर्थच नाही, भजनं किती जुनी आहेत अशा प्रकारे न म्हणता त्यातला रिदम समजून घ्यावा, त्यातला अर्थ समजून घ्यावा. मी जेव्हा स्मिता मॅडमशी बोलले त्यांनी मागे मला सांगितलं की जी टिपिकल भजनं चालू आहेत त्यापेक्षा नवीन भजनांना चाली देणं, त्यांना रागात बांधणं, नवीन भजनं लोकांना कळावी, त्याचं लिरिक्स कळावं, ही त्यांची इच्छा आहे आणि त्या दृष्टीने त्या पावलं उचलत आहेत. तर हा एक अतिशय वेगळा उपक्रम आहे. आणि जेव्हा जेव्हा मी असं कोणाशी बोलते मला असं वाटतं आपल्या सर्व मित्रमैत्रिणींची यांची गाठ घालून द्यावी. आणि त्यातली आपली ही सगळ्यात पहिली मैत्रीण ज्यांची मी तुमची आज गाठ घालून दिली, मंजुषा मॅडम, थँक्स. आज मंजुषा मॅडम UK मध्ये आहे, तिथे बसून त्यांनी मुलाखत घेतली. स्मिता मॅडम चिंचवडमध्ये आहेत, त्यांनी तिथनं छान मुलाखत दिली. वंदना मॅडमने त्यांना अतिशय सुंदर साथ दिली. त्यांना आम्ही आता अक्षरशः 11th आवरला हाक मारली आणि लगेच त्या साथ द्यायला आल्या, त्यामुळे त्यांचे पण आभार. उद्यम विप्रमध्ये आमच्याकडे असे बरेच छुपे रुस्तुम आहेत. आमचे उद्यम विप्रचे मेंबर शरद ऐराणी साहेब, ही इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. त्यांनी एक छान फ्लायर आमच्यासाठी बनवलं, त्याचा राईटअप अतिशय सुंदर म्हटल्या ऍट हँड बनवून दिला. आणि तसंच आमची बॅक हँडला नेहमीच स्नेहा बर्वे, शी इज फ्रॉम बरोदा, सो शी इज ऑलवेज देअर फॉर अस. ती अतिशय चांगल्या पद्धतीने बॅक हँड हँडल करते. कधीच ती कॅमेरा ऑन करत नाही, कॅमेरा पुढे येत नाही, पण तिच्याशिवाय आमचा कुठलाच कार्यक्रम पूर्ण होत नाही, पूर्ण होणार पण नाही. तर अशा सर्वांचे आभार मानते. असेच पुढचे कार्यक्रम आमचे येतील. दर महिन्याला असाच विप्रविदुषीचा एक कार्यक्रम आपल्याला बघायला मिळेल, ज्यातनं आपल्या सर्वांना इन्स्पिरेशन मिळेल. असेच कार्यक्रम बघत राहा, उद्यम विप्रला सपोर्ट करत राहा. ज्यांना कोणाला उद्यम विप्रमध्ये सामील व्हायचं असेल त्यांनी माझा नंबर लिहून घ्या, 9921122345, 9921122345. कुठल्याही प्रकारे उद्यम विप्रला मदत करायची असेल, सूचना करायच्या असतील तर यू आर ऑलवेज वेलकम. आम्हा सगळ्यांच्या वतीने सर्व प्रेक्षकांना धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू.